ये सेशन हम चाह रहे थे कि डॉक्टर शमशाद अख्तर को डेडिकेट करें। मईशत की सूरत हाल के बारे में गुफ्तगू हमारे साथ जो बेहतरीन जहन हैं मुल्क के, जो न्यूट्रल और सिविल सोसाइटी की तरफ से हुकूमत का हिस्सा बने बग़ैर हुकूमत को मशवरात और आप जैसे इंटरेस्टेड पाकिस्तानियों को मईशत के बारे में सोचने के में मदद देते रहे हैं। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है दोनों अकबर ज़ैदी साहब का ऑन द एकेडमिक साइड ऑन एज ए पब्लिक इंटेलेक्चुअल, और यूसुफ नज़र साहब का एज एन इंटरनेशनली रिनाउंड बैंकर और फॉर इमर्जिंग मार्केट्स बाय द वे, एंड ऑल्सो एज ए पब्लिक इंटेलेक्चुअल। तो आमतौर पे ये जब गुफ्तगू होती है कि मईशत के क्या हालात हैं, तो हुकूमत के जो शादियाने हैं वो आपके सामने हैं, और शायद उसमें कुछ अभी हम पूछते हैं अपने एक्सपर्ट से कि कहाँ तक उसमें सदाकत है। लेकिन दूसरी तरफ जो आम शहरी से पूछें आप कि जी ये रिफ़ॉर्म हो रही है और कितने अच्छे एक ताबनाक मुस्तकबिल की तरफ मईशत जा रही है, तो एक साहब कहने लगे कि जितनी रिफ़ॉर्म पे कोशिश हो रही है कि मरीज़ इश्क पे रहमत खुदा की, मरज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की। मईशत के ऊपर ये कमेंट आया। तो सबसे पहले दो तीन सवाल मैंने सोचा था कि एक्सपर्ट्स के सामने रखते हैं। मईशत की सूरत हाल, आज की सूरत हाल पहले समझते हैं, और उसके बाद वो क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मुस्तकबिल में, और अगर जो मुस्तकबिल हम कई दहाइयों से जिसका इंतज़ार कर रहे हैं उसमें क्या रुकावटें हैं, वो ये दो तीन सवाल बड़े सवाल हैं जो इनके सामने रखेंगे। सबसे पहले सवाल मैं अकबर ज़ैदी साहब के सामने रखना चाहता हूँ। अभी इन्होंने एक कॉलम भी लिखा है जिसमें जो आम शहरी के नुक्ता नज़र से जो मसाइल हैं जो हल नहीं हुए हैं और अब तक जो अबतरी है, उसके बारे में इन्होंने आर्टिकल लिखा है। सवाल ये है कि क्या हमारी मईशत इंतहाई निगहदाश्त, ICU बेसिकली ग्लोबल मार्केट्स में IMF में जो IMF के साथ जो प्रोग्राम शुरू करता है मुल्क, आप समझिए कि वो ICU में दाखिल हो रहा है मरीज़, तो क्या इंतहाई निगहदाश्त से मईशत बाहर आ गई है? अकबर साहब अगर बहुत शुक्रिया काजिम और दोस्तों। सबसे पहली बात है कि IMF के साथ हम 42 साल से लगे हुए हैं, तो अभी तक आप सोचें 42 साल में कोई अगर ICU में हो तो डॉक्टर बहुत अच्छा होगा या मशीनें बहुत अच्छी होंगी, लेकिन मरीज़ का हाल तो वही होगा जो 42 साल पहले था। असल में सवाल ये आपका सवाल एक तरह से गलत है, और वो ये सिर्फ आपकी वजह से मैं नहीं कह रहा, कि असल में सवाल ये होता है कि मईशत है क्या और उसके मायने क्या होते हैं और उसके मकासद क्या होते हैं। कि एक तरफ तो हम देखें कि पाकिस्तान की मईशत वाकई पिछले 2 सालों के मुकाबले में बहुत बेहतर हो गई है। ठीक है, इफ़रात दर जहाँ 35% था, अब जाके 5, 5.5-6% हो गया है। डॉलर जो हर रोज़ हर घंटे 350, फिर कम होके 310 वगैरह हो रहा था, अब कुछ अर्से से 280, 285 के करीब है। आप अभी तक आपकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, वो भी तकरीबन संभला हुआ है। फिर आप देखें कि जो बाहर जो पाकिस्तानी जाते हैं, जो मेहनत करके पैसे वापस भेजते हैं, वो जो अब पैसे भेजने लगे हैं वो पाकिस्तान की तारीख़ में कभी इतने पैसे नहीं भेजे। तो एक तरह से अगर आप देखें पिछले 2-3 साल के मुकाबले में मईशत को अगर आप एक तरह से देख रहे हैं, आदाद शुमार देख रहे हैं, तो बहुत बेहतर है। असल में सवाल ये आ जाता है कि मेरा दावा ये है कि कोई बैंकर या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो मईशत को नहीं समझता। हमारे जो वज़ीर ख़जाना ज़्यादातर रहे हैं वो एक साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और बैंकर्स आते रहते हैं, और कई सालों से बैंकर ये भी बैठे हुए हैं, लेकिन बैंकर्स ही आए हैं और ये शायद बेहतर काम करें। बैंकर्स आए हैं और अभी भी बैंकर हैं। वो देखते हैं हम पैंडा बॉन्ड लॉन्च करने जा रहे हैं, यूरो बॉन्ड करने जा रहे हैं, ठीक है वो करें ज़रूर, लेकिन उनका कोई रिश्ता नहीं बनता आवाम के साथ। मईशत की जो आप कह दें कि उसका इजहार किस तरह होता है। असल बात ये होती है कि क्या हमारी जो मईशत में बेहतरी आ रही है, या जिस मुल्क में भी बेहतरी आ रही है, जो भी यानी अगर आप कहें कि जो उसकी GDP ग्रोथ बढ़ रही है, तो क्या उससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है या नहीं। असल सवाल ये होता है। तो मैं इसलिए कहूँगा कि एक तरफ तो आप देखें मईशत बेहतर होगी, पिछले 3 साल के मुकाबले में यकीनन होगी, लेकिन जैसे आपने कहा, आप किसी से भी पूछ लें वो कहेंगे हमारा तो गुजारा नहीं हो रहा। 2-3 आदाद शुमार बता देता हूँ, फिर उसके बाद फिर मज़ीद बात होगी। इस वक्त जो हुकूमत के आदाद शुमार हैं वो ये बताते हैं कि पिछले 22 साल में इतनी बेरोज़गारी नहीं हुई जो आज के ज़माने में। ठीक है,
22 साल में जो बेरोज़गारी हुई है उसके मुकाबले में आज सबसे ज़्यादा है। वो कह रहे हैं 7.3%, ज़ाहिर है ये नंबर गलत है, लेकिन अगर पिछले आदाद शुमार के मुकाबले में देखें जो हुकूमत के अपने हैं उसके हवाले से भी पता है। एक तो ये, दूसरा बहुत ज़रूरी होता है कि इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो होता है, आमतौर पे देखा जाता है कि कितना नया पैसा कैपिटल सरमाया नया आ रहा है मईशत में। पिछले 53 साल के मुकाबले में 1973 से लेके आज तक जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो है वो सबसे कम है, 13%, 12.5% के करीब है। तो आप ये सोचें कि 53-52 साल में हमारी जो सरमायाकारी है वो एक थोड़ी बहुत ऊपर गई थी, लेकिन अब उस मकाम पे आ गई जो 1972-73 में थी। और अगर आप ये देखें कि अगर आप बांग्लादेश, चीन, हिंदुस्तान देख लें, वहाँ 34% है, 32%, हमारी 13% है। तो ये एक और चीज़ आप देखें जो सबसे आसान होता है देखना, जीडीपी ग्रोथ, हमारी मईशत किस रफ्तार से बढ़ रही है। पिछले 3 साल में हमारी मईशत की जो रफ्तार है अगर एवरेज देखें 1.7%, हमारी आबादी बढ़ रही है 2.6%। तो आबादी जिस तेज़ी से, हम दुनिया में एक चीज़ में सबसे आगे आबादी बढ़ाने में, ठीक है, और कुछ करने को नहीं है, यही होगा। तो ये इसमें कोई शक नहीं, आबादी हमारी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, जिस तरह से बढ़ रही है, और ये जो बेरोज़गारी के जो नंबर हम देखते हैं, हैरत की बात यह है, शायद हैरत नहीं होगी, कि सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी पाई जाती है जो 15 से 24 साल के बच्चे या जो नौजवान हैं उनमें। एक तरफ तो हमारे यहाँ मुशर्रफ के ज़माने में एक शौकत अजीज़ आए थे, वो कहते थे डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो हम कहते थे डेमोग्राफिक नाइटमेयर, कि ये जो नौजवान लोग हैं ना ये पढ़े लिखे हैं बिल्कुल, और ना इनको कोई नौकरी मिल रही है। तो ये फिर ये सवाल आता है मईशत है क्या, इस पर मैं अभी फ़िलहाल बाद में। ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सवाल किया है कि मईशत है क्या। और मैं कहता हूँ कि जब आम शहरी से, आम कारी से बात होती है या आप पढ़ते हैं कि जीडीपी ग्रोथ, बुनियादी तौर पे सलीस उर्दू में इसका मतलब ये है कि दौलत को पैदा करना काम है मईशत का। हम मईशत के लिए काम नहीं करते, मईशत को हमारे लिए काम करना है। तो मईशत, ये जीडीपी ग्रोथ भी दौलत का पैदा करना है, और आम शहरी के हालात बेहतर हो, वो उसको मौक़े हो कि अपने घराने के लिए दौलत हासिल कर सके और हालात बेहतर कर सके। तो कई ममालिक ऐसे हैं जो IMF के प्रोग्राम में जाके और फिर उसको 2-4-6 दफ़ा करके फिर निकल चुके बाहर उससे, और फिर तरक्की उन्होंने की। तो यूसुफ साहब, कुछ आप अगर बैनुल-अक़वामी अपने तजुर्बे की बुनियाद पे बताएं कि IMF में लगता है इस प्रोग्राम में हम एक परमानेंट हमारा डेरा है, तो इससे निकल के आगे जाने वाली मिसालें आप कुछ अगर बता सकें, और उन्होंने, उन मुल्कों ने क्या किया। पहले 1-2 जुमले जो मईशत के बारे में है जी। नीचे मईशत जो है, मेरा जो व्यू है वो ये कि लोगों की हालत कैसी है। और पाकिस्तान में जो अकबर ने कहा कि हाँ बेरोज़गारी की जो शरह बुलंद तरीन है 22 साल में, लेकिन एक और बात है, और वो ये है कि जो लोगों की आमदनियाँ हैं, मैं बड़े 5% की बात नहीं कर रहा, 10% की, जो आम तौर पे लोगों की आमदनियाँ, तनख्वाहें या जो वेजेस होती हैं, उसकी क्या सूरत हाल है। और उसको जांचने का तरीका ये होता है कि आप उसमें देखें उसमें इजाफा कितना हुआ है। आम तौर पे किसी को 100 रुपये मिलते थे, आप कितने मिल रहे हैं। लेकिन रियल वेजेस में, जिसको कहते हैं कि आप जब महंगाई का इफेक्ट निकालें फिर क्या सूरत हाल है। पाकिस्तान में रियल वेजेस में जो मैंने एस्टिमेट्स देखे हैं उसमें 2015 के बाद से अभी तक उसी सतह पे हैं जो इजाफा नहीं हुआ है। इसका मतलब है लोगों की कुव्वत खरीद आज भी वही है जो 2015 में थी, और इसमें ख़ास तौर पे शदीद जो है कमी आई है पिछले 3-4 सालों में। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, करंट अकाउंट, ये वगैरह ये छोड़ दिए आप ये देखिए लोगों की हालत क्या है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इन्फ्लेशन में कमी होना ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। क्यों? 2023 में टर्की में इन्फ्लेशन जो था वो 80% से क्रॉस कर गया था, अब वो 30% के नज़दीक है, तो 50 परसेंटेज पॉइंट्स की कमी आई है। इजिप्ट में भी बहुत 30s में गया था, अब ज़रा कमी आ गई है, 12% पे है। अर्जेंटीना में इन्फ्लेशन जो था वो 2023 में 200% क्रॉस कर गया था, अब जो है काफ़ी मतलब 50% है।
तो आप इन सारे ममालिक को देख लीजिए जहां ये वो ममालिक कहलाते हैं जिनको हम अपनी ज़बान में एनर्जी डिपेंडेंट इकोनॉमीज़ कहते हैं। मतलब ये कि वो उनका इकोनॉमी का दारोमदार तेल की इंपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा है। तो जब क्राइसिस चला था, जब ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हिट की थी, तो उसका इफेक्ट आया था 2023 में। इन्फ्लेशन जो है इन तमाम ममालिक में बहुत बुलंद सतह पे गया। पाकिस्तान में जो बुलंद तरीन सतह थी वो 38% थी मेरे ख्याल से मई 2023 में। अब जिस तरह के बताया अबाउट 5-6% है। तो इन्फ्लेशन में को नीचे लाने का अगर कोई शख्स या कोई हुकूमत क्रेडिट लेना चाहती है तो इस बात की एविडेंस बड़ी वाज़ेह है कि ये इनका कोई कारनामा नहीं था। ये ग्लोबल जो फैक्टर्स थे जिसमें ऑयल प्राइस ख़ास तौर पे शामिल है, उसका बहुत बड़ा हाथ था, जिसमें यूक्रेन की वॉर के इफेक्ट भी शामिल थे। तो ये तो बात रही आपकी कि हमने बहुत इसको कंट्रोल कर लिया है। मैं इस बात से एग्री नहीं करता, आपने कंट्रोल नहीं किया। ऐसे फैक्टर्स थे, इसलिए कि मिसाल के तौर पर ऑयल प्राइस जो कल थी मतलब फ्राइडे को वो कोई $60 थी। 2022 में अप्रैल में ये प्राइस जो थी $120 तक पहुंच गई थी। तो 50% फॉल है। तो 50% फॉल होगा तो यकीनन महंगाई की कमी तो आएगी। आपने क्या तीर मान लिया? ये तो हो गई आपकी परफॉर्मेंस की बात। दूसरा, ये जो आप कह रहे हैं कि IMF में एक बहुत बड़ी गलत फहमी यहाँ पाई जाती है कि IMF का कोई रिफॉर्म प्रोग्राम है। IMF का मैंडेट जो है रिफॉर्म नहीं है। IMF को सिर्फ मेन जो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो उन्होंने कर्ज दिया है उसको वापस कैसे लिया जाए। तो मेरे बहुत सारे दोस्त जो फाइनेंशियल सेक्टर में हैं या एकेडमिक्स में कहीं भी हैं, जो ये बात करते हैं कि IMF के प्रोग्राम से रिफॉर्म जो में कोई आ जाएगी बात, तो उसमें ये कोई रिफॉर्म प्रोग्राम होता नहीं है उनके पास। रिफॉर्म करना ये आपके मुल्क का काम है। बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा जो बात की जाती है कि जी IMF से डिपेंडेंसी कैसे होगी, तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपके बजट से जो सबसे बड़ा जो एक्सपेंडिचर है, पिछले साल भी मेरे ख्याल से कोई 8 ट्रिलियन रुपीस से ज़्यादा था, वो है इंटरेस्ट ऑन डेट। लोग डिफेंस स्पेंडिंग की बात करते हैं, यकीनन वो एक टॉपिक है जिसको डिस्कशन के लिए, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि डिफेंस स्पेंडिंग से जो आपका इंटरेस्ट है, जो आप सूद अदा कर रहे हैं, वो तकरीबन 4 गुना ज़्यादा है। इतने कर्जे ले रखे हैं आपने। और दूसरी वही बात कि आपके जो सेंट्रल बैंक है, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जो डेट टू GDP रेशो जो शाया करता है वो गलत करता है, वो अंडर स्टेट करता है। इसलिए कि उसमें ऐसे चीज़ें, मिसाल के तौर पर एनर्जी का सर्कुलर डेट, या जो आप गारंटीज हुकूमत पाकिस्तान देती है जो उसूलन आपके कर्जाजात में शामिल होने चाहिए, वो नहीं है। एक्चुअली आपका डेट का लेवल जो है इट इज़ अबाउट 80% ऑफ द GDP, जबकि इमर्जिंग मार्केट्स का एवरेज इज़ अबाउट 60%। तो आपका बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप ये खाली एक पैमाना नहीं है, दूसरा पैमाना ये है कि आपके बजट का कितना हिस्सा जो है वो डेट सर्विसिंग में या कर्जे क्यों अदायगी में या सूद की अदायगियों में जाता है। उसको देख लिए तो ये पोर्शन जो है 70% से भी ज़्यादा है। इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। उसके लिए, उस डेट को कम करने के लिए मैंने कोई ऐसा इकदाम नहीं देखा कि जो कुछ सिग्निफिकेंट कह सकता हूँ। बल्कि एक्चुअली लास्ट वीक मैंने एक आर्टिकल लिखा था डॉन में कि टैक्स टू GDP, इट इज़ नॉट अबाउट टैक्स टू GDP रेशो। टैक्स का बहुत होता है, ये प्रायोरिटीज़ गलत हैं। आई रोट टू द IMF रेजिडेंट मिशन इन इस्लामाबाद, जो डॉक्टर माहिर हैं, तो उन्होंने कहा कि आप अगर इस्लामाबाद आएँ तो मुलाकात कर लें। मैंने कहा कि मैं इस्लामाबाद आने का तो कोई प्रोग्राम नहीं है, आप कराची तशरीफ़ लाएँ तो मैं ज़रूर आपसे मिल लूँगा। लेकिन मैंने उनको साफ साफ लिखा कि आपकी एनालिसिस जो है जो वो गलत है, एंड दैट आई डेयर टू डिसएग्री बोथ। आपका टैक्स टू GDP भी फोकस गलत है, और ये कहना है कि जी हम ये कर देंगे, ये बहुत अरसे से बातें हो रही है। प्राइवेटाइजेशन से इकोनॉमी की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन शॉर्ट द आंसर इज IMF डज नॉट हैव अ प्रोग्राम, अ रिफॉर्म प्रोग्राम, नॉर डज द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा जनाब, तो मुझे याद आ रहा है मीर का मिसरा के लड़ती है उसकी चश्मे शोक जहाँ एक अशोक वहाँ से उठता है। तो डेट के बारे में गुफ्तगू इतनी ज़्यादा है। अभी अकबर ने कहा कि बैंकर्स ने पूरी सारी गुफ्तगू बैंकर्स ही कर रहे हैं।
तो कि हम इस साल $17 अरब देने हैं, पिछले साल 16 अरब का खसारा। लेकिन जो ये तो फाइनेंशियल प्रायोरिटीज़ हैं वो तो ज़रूरी हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ हैं कि बच्चे सारे स्कूल में हों और मुस्तकबिल में हम वो दौलत पैदा कर सके, हमारी मईशत And जो प्रोडक्टिव साइड है। I agree with Akbar Saab. The bankers, आपको banker नहीं, हम bankers count कर are रहे हैं not आज। economists. They don't understand the economy that well. Just please carry on. Sorry. अच्छा अच्छा, तो अब सवाल ये है कि, अभी वैसे जो गवर्नर स्टेट बैंक ने पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की कॉन्फ्रेंस में तकरीर की, उन्होंने कहा कि हमारा ग्रोथ मॉडल अब इस पॉपुलेशन को, इस मईशत के साइज़ को आगे नहीं ले जा सकता। मेरी नज़र में इसका सलीस मतलब ये है कि जो दौलत पैदा कर रहा था जो हमारे मईशत का निज़ाम, वो कई दहाइयों पहले वो उस तरह से दौलत अब पैदा नहीं कर पा रहा, लेकिन किसी तरह से हम उसको चलाए जा रहे हैं। मईशत की साख तकरीबन वही है, वो शोबे तकरीबन वही हैं जो 30 साल पहले थे, वही टेक्सटाइल वाले, वही आपके सामने। और ये गुफ्तगू आप लोग इन कॉन्फ्रेंसेस में सुन के थक गए होंगे। अब चूंकि गवर्नर स्टेट बैंक भी ये कह रहे हैं और नेशनल कोऑर्डिनेटर फॉर SIFC जनरल सरफराज ने भी ऐसी गुफ्तगू की है, तो मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए, हम सब के लिए ये मौका है कि हम कुछ बेहतर आइडियाज़ पब्लिक डिस्कोर्स में ला सकें, लेकिन उनको हमें बहुत स्पेसिफिक रखना होगा कि वो कौन से शोबे हैं। हम सुनते हैं जी रिफॉर्म चाहिए, IMF के पास नहीं है रिफॉर्म, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन वो क्या रिफॉर्म्स हैं फिर? तो इस पे अगर आप दोनों थोड़ा थोड़ा अकबर आप कर शुरू कीजिए। मेरा ख्याल है कि जो SIFC वाले साहब ने की थी ना, उसका वज़न ज़्यादा है, वो होता ही ज़्यादा है, और इसलिए हमें गौर भी करना चाहिए। दो तीन चीज़ें मैं इसमें मज़ीद जो मैंने पहले की थी उसके हवाले से कहूँ कि एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होती है यूनाइटेड नेशंस की हर साल, जो, और ये इसलिए मैं कहता हूँ कि फ़ाइनेंस के अलावा, फ़ाइनेंस ज़रूरी है, कोई शक नहीं, डेट को संभालना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि इसके असरात क्या हो रहे हैं। तो उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होती है, उसमें वो ये आमदनी भी देखते हैं, फ़ीकस आमदनी भी देखते हैं एक मुल्क की, उसके बाद वो तालीम भी देखते हैं और सेहत भी देखते हैं। तो इसमें बड़े मज़े की बात है कि हर साल 2020, 21, 23, 24 और 25, 26 में पाकिस्तान का नंबर नीचे गिरता जा रहा है। एक ज़माने में 5 साल पहले हमारा नंबर 161 था, फिर 164 हो गया, अब 166, 168 लोएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नंबर पे हम रैंक पे हम आते हैं। तो ये आप जो भी इस्लाहात कर लें, जो कुछ भी कर लें, चाहे इमरान खान हो, चाहे मुशर्रफ हो, चाहे कोई और, कोई फ़ौजी हो या नवाज शरीफ हो, ये बतदरीज होता आ रहा है। ठीक है, ये एक हफ्ते में, एक दिन में, एक साल में नहीं होता, ये होता रहा। दूसरी बात ये भी मैं बता दूं, एक जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स होती है जिसमें पाकिस्तान का नंबर, उसमें 148 ममालिक हैं, उसमें कुछ ऐसे ममालिक नहीं आते, गालिबन अफ़गानिस्तान, यमन, ऐसे ममालिक जहाँ पे जंग हो रही है या डेटा लेना बहुत मुश्किल है। 148 मुल्कों में जो आखिरी नंबर जो आता है ख़वातीन का, वो पाकिस्तान का आता है। यानी हैरत होती है, अगर आप देखें आसपास पाकिस्तान के शहरों में देखें, ऐसे लगता नहीं है, लेकिन जो आदाद व शुमार जमा होते हैं वो यही बता रहे हैं कि हमारी ख़वातीन जो हैं वो 148 मुल्कों में सबसे ज़्यादा पस्त है, सबसे नीचे हैं। एक और नंबर जो बहुत अहम है कि पाकिस्तान के 50% बच्चे जो हैं, जो 5 साल की उम्र से कम हैं, वो स्टंटेड हैं, यानी कि उनको नशोनुमा नहीं मिलती। तो ये आप मईशत, चाहे आपकी जो कुछ भी हो जाए, अगर ये 3-4 बुनियादी चीज़ें नहीं हो रही, ख़वातीन, तालीम और सेहत, और बच्चों की सेहत और ख़वातीन की सेहत और तालीम, तो बाकी चीज़ें बिल्कुल बेकार है। आप करें बॉन्ड्स अपने लॉन्च करें, आप अपने IMF से बातचीत करें, और यूसुफ ने बिल्कुल सही बात की कि जब IMF होता है आपके पास, तो वो उसका मकसद ये होता है कि मुल्क को स्टेबलाइज़ करे, यानी मईशत को स्टेबलाइज़। मुल्क को तो खैर शायद 2-3 लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो है तो मुल्क को स्टेबलाइज़ करे, मईशत को। और ये अब हो ये रहा है कि स्टेबलाइजेशन की वजह से स्टैग्नेशन हो जाती है, कि जो मईशत, इकॉनमी भी आगे नहीं बढ़ती। तो अब फिर समझ नहीं आती, आप रिफॉर्म्स की जो बात करते हैं, वैसे तो हम 8, 10, 12 चीज़ें कह सकते हैं कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए, हुकूक होने चाहिए, आवाज़ बुलंद करने का हक मिलना चाहिए कि भाई बताएं कि क्या गलत हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें बहुत अहम है। फिर एज एन इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट, आप देखें कि सबको इंसाफ उस तरह का मिलना चाहिए कि आपका जस्टिस सिस्टम बेहतर है, लोग जा सकें। और आप भी जानते हैं, आप भी इस पे लिख चुके हैं कि अगर जो आपकी प्रॉपर्टी राइट्स हैं, जो लोग, अगर आप कहते हैं सरमायादाराना निज़ाम है, उसको आगे चलाने के लिए आपका लीगल सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि लोग तवक्को कर सकें कि उनको इंसाफ मिलेगा, ऐसा होता नहीं है।
फिर आप ये कहें कि जो हमारे पैसे जिन्होंने बताया 70-80% हमारे डेट सर्विसिंग पे जा रहे हैं, थोड़े से बच जाते हैं। अब हर पड़ोसी से हमारा मसला चल रहा है, आपको ज़ाहिर है दिफा के लिए पैसे चाहिए, वरना पाकिस्तान का क्या होगा। तो ज़ाहिर है दिफा के पास भी पैसे जाएंगे, फ़ौज के पास भी जाएंगे। फिर क्या बच जाता है, फिर उसके बाद बहुत कम बच जाता है। फिर आपका जो है सर्कुलर डेट भी चल रहा है। तो आप तालीम पे, ख़वातीन की तालीम पे, बच्चों की तालीम पे, लड़कियों की तालीम पे, बच्चों की तालीम पे, सेहत पे आप सर्व कैसे करेंगे। फिर आजकल के दौर में आपको चाहिए कि कम्युनिकेशंस का कुछ बेहतर हो, कि ना सिर्फ फ़ोन वाले कम्युनिकेशंस, लेकिन सड़कें बेहतर हों, रेल का निज़ाम बेहतर हो। शहर में आपको, आप देखें कराची में कोई सड़क ऐसी नहीं है सवाए जो सामने वाली है जो ठीक हो। ठीक है, ये शायद अहमद शाह ने करवाई होगी, हाँ मेरा भी ये ख्याल है, इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। लेकिन उसके अलावा कोई शहर, कोई सड़क ऐसी नहीं है जहाँ आप कह सकें आप मैं कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, आप वहाँ जाने की कोशिश ना करें। जो लोग शहर के उस पार पे रहते हैं ना, उनको पता होगा कि यहाँ पे आना कितना मुश्किल होता है। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं। रिफॉर्म्स तो दूर की बात है, ये छोटी छोटी चीज़ें, तालीम, सेहत, इल्म, यूनिवर्सिटीज़, सड़कें, पानी, बिजली, ये सारी चीज़ें। अगर आप ये नहीं कर सकते, आप देखें सबसे बड़ी ये जो बात करते हैं टैक्स, ये यहाँ पे बैठे हुए और लोग भी हैं, बैंकर्स भी हैं, लोग भी हैं जो जानते हैं, इस तरह का टैक्स आप लोगों पे लागू करें, फिर आप कहते हैं कि आप सरमायादारी करें। क्यों करें भी, जब सारा टैक्स 55% जो है वो आप ले जाते हैं। मेरा ख्याल है कि टैक्स ऐसा होना चाहिए, निज़ाम ऐसा होना चाहिए, वो हल्के, वो शोबे, वो अफराद जिनको हम सब जानते हैं, शाम को उनसे मिलते भी हैं, जो टैक्स नहीं देते, उनसे आप टैक्स लें। आप उन लोगों से टैक्स नहीं ले रहे, टैक्स जो तनख्वाहदार तबका है उसे टैक्स मर गया है, अब वो सरमाएदार भी मर गया है, और ये भी, और वो उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। वो टैक्स कहाँ जा रहा है, शायद डेट सर्विसिंग में जा रहा है, कहीं और कहीं जा रहा है, हमें नज़र नहीं आता। तो इतनी लंबी लिस्ट है रिफॉर्म की, लेकिन सारा मसला जो आ जाता है कि पावर किसके पास है, क्या वो खुश हैं, क्या उनका काम चल रहा है। अगर काम चल रहा है तो चलता रहेगा, रिफॉर्म नहीं होंगे। तो रिफॉर्म की का सवाल था कि वो क्या रिफॉर्म्स हैं और वो कौन से नए शोबे हैं जिनके अंदर, जिनसे पाकिस्तान तवक्को कर सकता है कि दौलत और पैदा हो। अकबर ने ये कहा कि उसके पीछे एक पॉलिटिकल इकोनॉमी है, बहुत सारे सॉल्यूशंस हमें पता हैं, लेकिन वो हो नहीं पाते, और जब नई गवर्नमेंट आती है वो तकरीरें वही होती हैं, लेकिन समहाउ द पॉलिटिकल इकोनॉमी कैचेस अप। थोड़ा सा अगर आप दोनों से मैं दरख्वास्त करूँगा कि हम अब गुफ्तगू को मईशत के आदाद शुमार से हम पॉलिटिकल इकोनॉमी की तरफ ले आएँ, बिकॉज सॉल्यूशंस हो सकता है कि ऑडियंस में कई लोग बता दें कि जी ये चीज़ें हम सुन रहे हैं, हर गवर्नमेंट आके कहती है कि जी एग्रीकल्चर में ये करना है, फला जी फला। जी जी तो थोड़ा सा अगर आप इस पे बात जी कीजिएगा बेहतर। पॉलिटिकल देखिए, इकोनॉमी। सॉल्यूशंस पे कहने से या रिफॉर्म्स की क्या होने चाहिए, ये ज़रूरी है कि हम ये आइडेंटिफाई करें कि बड़े बड़े मसाइल हैं क्या, बड़े बड़े चैलेंजेस हैं क्या। इसलिए कि ये कहना बहुत आसान है, मैं बहुत सुनता हूँ कि ये कर दें और ऐसा कर दें। मेरी नाचीज़ राय में ये मसला इतना आसान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप मेरे सबसे बड़ा जो मईशत को आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है, ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान को ग्लोबली कंपेटिटिव होना बहुत ज़रूरी है। आप कहते हैं एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, लेकिन आप एक्सपोर्ट्स, अगर आप ग्लोबली कंपेटिटिव नहीं हैं तो एक्सपोर्ट्स आप कैसे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान में ख़वातीन की जो लिटरेसी रेट है वो 50% से भी कम है, जबकि बांग्लादेश और इंडिया में वो 70% से ज़्यादा है। बल्कि बांग्लादेश इंडिया को छोड़े, अफ्रीकन कंट्रीज़ में, साउथ अफ्रीका में, बोट्सवाना में, अल्जीरिया में जो लिटरेसी रेट है वो 80-90% के करीब है। हम अपनी आधी ख़वातीन को तालीम से महरूम रख के और आधी आबादी को इतने पीछे रख के अगर ये समझते हैं कि कोई टैक्सेशन रिफॉर्म से या कोई इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म से ये मुल्क उसी रफ्तार से तरक्की कर सकता है कि हम दुनिया को छोड़े एशिया के ममालिक के साथ compete कर सकें, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये बहुत नेगेटिव बात है, लेकिन ये फैक्ट भी है। अब बहुत मैं जिक्र करता हूँ कि पाकिस्तान में जो है वो, एक तो ये बात हो गई इंटरनली, ये तो बाहर की बात हो गई ना कि क्या करना ज़रूरी है, आपको ग्लोबली कंपेटिटिव बनना ज़रूरी है। उसके लिए सबसे ज़्यादा अहम चीज़ क्या है, वो तालीम है, और उसमें बहुत अहम बात है ख़वातीन की तालीम और नौजवान ख़वातीन की तालीम, इसलिए कि नौजवान जो है हमारी आबादी का 2/3 है जी। और तालीम पे ये खुद बताते खुद एक चैप्टर है, लेकिन मैं इसकी तरफ आता हूँ जो इंटरनली बात होती है कि हमारे यहाँ जो पॉलिसी लेवल के लिहाज से समझ लीजिए आप,
उसमें हमारी लीड्स भी शामिल हैं, बिजनेस लीड्स भी हैं, गवर्नमेंट भी है, ब्यूरोक्रेसी भी है, पॉलिटिशियंस जो हैं। बात होती है कि जी फिस्कल डेफिसिट कितना है और ये करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है। सबसे बड़ा डेफिसिट जो है वो यकीनन पॉलिटिकल विल इज इंपॉर्टेंट, वो है इंटेलेक्चुअल डेफिसिट। मैं ये क्यों कहूँगा? वो इसलिए है कि मेरे तकरीबन जो जितने भी दुनिया के मुल्क घूमे हैं, जिनसे मेरा वास्ता रहा है, जिनको मैंने डील किया है, वहाँ की इलीट्स को कम से कम ये पता होता है कि अगर इस मुल्क को तरक्की करनी है तो हमें कुछ बातें करना ज़रूरी हैं। यहाँ की इलीट्स का एक स्ट्रेंज बिहेवियर है, वो बड़ा शॉर्ट टर्म व्यू लेती हैं। अगले साल, इस साल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ड्यूटी में कितना रिबेट मिल जाएगा, टैक्स में कितना बच जाएगा, उसका नतीजा यही हुआ है। इसको आप शॉर्ट टर्मिज्म कह दें कि वो इस बात को भूल गए हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह से वो थ्राइव किया है वो थ्राइव नहीं कर पाएंगे अगर पाकिस्तान जिस ट्रेजेक्टरी पे जिस तरफ जा रहा है वो अगर उसको हम रिवर्स नहीं करते हैं। उसकी एक वाज़ेह मिसाल ये है, जैसे आपने जीडीपी ग्रोथ की बात की, 2010 से अब तक पाकिस्तान का जो ट्रेंड जीडीपी अगर आप देखें तो यूं जा रहा है। ग्रोथ वो तकरीबन 3.5% से भी कम है, जो उससे पहले की 80 या 70 की दहाई में एवरेज 6-7% हुआ करता था। तो एक बात तो ये आप अवाम की बात तो छोड़ दें, ये उनके अपने लिए अच्छा नहीं है, लेकिन क्या इस बात को उन्हें इदराक है? मैं समझता हूं कि या तो ये है कि वो समझते हैं कि 2-3 सालों में जितना कर सकते हैं, बना सकते हैं, बना लें और आगे बढ़ जाएं। लेकिन ये बात जो लोग, जो बिजनेस ग्रुप्स हैं, जो एग्रीकल्चरल हैं, उनको तो समझनी चाहिए कि अगर हमारे हमारी इलेक्ट्रिसिटी पूरे खत्ते में सबसे महंगी है, हमारा जो डिजिटल पेनिट्रेशन है, बहुत बात होती है मोबाइल की और आजकल डिजिटलाइजेशन की बात करना बहुत अहम है। हमारे यहाँ मोबाइल को छोड़ दिए एक बहुत अहम चीज़ होती है फिक्स ब्रॉडबैंड, कि घरों में कनेक्टिविटी क्या है, इसलिए कि मोबाइल से आप काम नहीं कर सकते। आप कैसे काम करेंगे? आपको काम करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे यहाँ एक बात तो यह है कि 2% से भी कम है ब्रॉडबैंड का पेनिट्रेशन। टर्की में इज अबाउट 22-23% है, मतलब आप सोच लीजिए 10 गुना ज़्यादा है। हमारे यहाँ एक और चीज़ है, लेट मी फिनिश दिस, ये बहुत अहम बात है, ये डिजिटल एक्सेस की बात कर रहे हैं। आप लोग कहते हैं कि हम तालीम दे सकते हैं डिजिटल एक्सेस के ज़रिए, ये एक मिथ है कि लोगों के पास इतने सिम्स, मोस्ट ऑफ द सिम्स जो हैं वो एक्टिव हैं, सिर्फ मैसेजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, तालीम के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे। इस गलतफहमी को दूर कर दीजिए। और सबसे बड़ी एक और अहम बात है कि अफोर्डेबल नहीं है। ब्रॉडबैंड एक्सेस पे जो इफेक्टिव टैक्स रेट है पाकिस्तान में वो 35% है। तो ना आप तालीम दे रहे हैं, ना ही डिजिटल एक्सेस को आपने एक बना रखा है फिक्शन, और ना ही आपको ये अदराक है कि दुनिया किस तेज़ी से आगे बढ़ रही है और ये जो डिजिटल डिवाइड जो है ये कितनी तेज़ी से वाइड हो रही है। अगर इन बातों पे आप तवज्जो नहीं देंगे तो खुदा के वास्ते ये टैक्स रिफॉर्म, ये प्राइवेटाइजेशन, ये इस तरह की बातें करना बंद कर दीजिए। प्लीज़ टॉक टू द पीपल, उन लोगों से जो ये समझते हैं इन बातों को। और इसीलिए मैं आई विल stress it to the annoyance of many in the government and outside the government, I consider, and this is my very humble opinion, that the biggest deficit Pakistan faces is the intellectual deficit. बिल्कुल, ये आई एग्री विद यू देयर। लेकिन एक चीज़ पे मैं ज़रा आपसे चैलेंज करना चाहूँगा कि जब आपने कहा कि जो जिनके पास सरमाया है इस मुल्क में वो शॉर्ट टर्मिज्म उनका मेन हुआ है, ज़रूर ऐसा है, बहुत से लोग ऐसे हैं। लेकिन 30 साल पहले हुकूमत ने कहा कि जी बिजली, हुकूमत के पास वसाइल नहीं है, प्राइवेट सेक्टर को लाएं। 30-30 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स लोगों ने साइन किए उस वक्त। और वो ज़रूर है कि आज हम 30 साल बाद हम कह रहे हैं कि जी वो तो कमा गया। गवर्नमेंट ने कहा 30 साल का कमिटमेंट करो, उन्होंने किया, तो शॉर्ट टर्मिज्म तो नहीं लग रही है। दूसरा, अभी माइनिंग की फील्ड ऐसी है जो माइनिंग की फील्ड तो 1-2 साल वाली है ही नहीं। देयर आर प्राइवेट सेक्टर पीपल हु इन्वेस्टेड, एक्चुअली जिनसे हमें सबसे ज़्यादा शिकवा है, द पावर्स दैट बी एस्टैब्लिशमेंट, उन्होंने सबसे ज़्यादा, और गवर्नमेंट के जो फाइनेंशियली साउंड जो हुकूमत की इदारे हैं, उन्होंने रेकोडिक में इन्वेस्ट किया है। और थोड़ा सा मेरे ख्याल से हमें ये गल्फ़ कंट्रीज़ का भी अभी हम करते हैं जिक्र कि उनसे हम, तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग शॉर्ट टर्मिज्म कर रहे हैं। इनके बारे में ज़रा सा हम गुफ्तगू कर लें, मे बी आफ्टर अकबर के नाम से। जी प्लीज़, आपसे सवाल है। आप ही- जी, आप ही- आपसे सवाल है। आप ही-
आपने बात की पावर प्रोजेक्ट्स के लॉन्ग टर्म की बात। अव्वल तो पहली बात यह कि ये बहुत गलत फहमी है कि पावर प्रोजेक्ट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स थे। दे वर लाइक मोर लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट ने गारंटी किया था कि हम इतने परसेंटेज देंगे। एंड बाय द वे, मैं नहीं चाहूँगा कि मैं अपने बारे में बात करूँ। पाकिस्तान में जो पहला प्राइवेट प्रोजेक्ट था हब रिवर, उसकी जो फंडिंग रेज की थी वो क्या कहूँ, मतलब ये कि कन्फेशन कह सकते हैं। आवर बैंक वॉज द लीड बैंक एंड आई वॉज अ मेंबर ऑफ द क्रेडिट कमिटी। इसको हम सेल्फ क्रिटिसिज्म के जुमरे में हम पॉजिटिव कह सकते हैं। लेकिन आपका ये कहना है कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स उनका लॉन्ग टर्म व्यू था, गलत है। इस पर मैंने बड़ा तफसील से अगस्त 2018 में फाइनेंशियल टाइम्स में लिखा था कि ये एक्सप्लेन किया था कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये बेसिकली जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं दे आर इन द नेचर ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इसलिए कि ये लोन्स दिए गए हैं और उन लोन्स पे इंटरेस्ट को रिटर्न ने गवर्नमेंट ने गारंटी किया है। तो दे आर लाइक मोर लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स, दे आर नॉट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। तो ये तो आपके सवाल का जवाब है। नहीं, लेकिन जब लॉन्ग टर्म, दे आर नॉट लॉन्ग टर्म रिस्क बट दे आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में ऐसे जो पाकिस्तान के I'm sorry to mustaqbal को disagree, build कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट नहीं है, यही मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। नॉट मैनी पीपल अंडरस्टैंड दिस। बॉन्ड्स में और इन्वेस्टमेंट्स में बहुत फर्क होता है। इन्वेस्टमेंट में रिटर्न जो है गारंटी नहीं होता, बॉन्ड्स में गारंटी होता है। तो देयर इज अ फंडामेंटल बेसिक डिफरेंस। आई एक्सेप्ट दैट। मैं ये कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म रिस्क नहीं लिया उन्होंने, लेकिन पैसे तो लगाए लोगों ने, और वो भी और गवर्नमेंट के ऊपर रिस्क लिया और है। वो भी इसलिए कि फॉर एग्जांपल आई हेट टू गो टू स्पेसिफिक, सम ऑफ द पावर प्रोजेक्ट्स हियर had the return, guaranteed return as high as 30% in dollar terms. इसका मतलब ये उनका पे बैक पीरियड 3 साल था effectively. You want me to tell the names? I can tell you the names. हम अभी आते हैं नामों पे, क्योंकि अगर कुछ नाम सामने आएंगे तो ये शायद उम्मीद पैदा हो कि कुछ लोग इन्वेस्ट करने को तैयार हैं इस मुल्क में, क्योंकि वरना तो हम ये गुफ्तगू देके जाए इन लोगों को कि जो अब तक होता रहा है वो भी गलत है और आगे भी कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई कि वो क्या चीज़ें हैं जिनसे, और अगर हम ये देखते हैं कि पॉलिटिकल इकोनॉमी ये कह रही है, हमारी एनालिसिस ये कह रही है कि नहीं हो सकता लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और ये रुकावटें हैं, तो हम उन रुकावटों पे सेशन करें। फिर अगला सेशन मैं शाह साहब से कहूँगा कि पॉलिटिकल इकोनॉमी पे करें, अगर इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट। अच्छा चलिए, नहीं, आई थिंक इट्स मोर जो सूरत हाल है मईशत की, अभी आदाद शुमार हम बता देंगे और सब अंदाज़ा सबको है, लेकिन मुझे लग रहा है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी इज़ रियली वेयर द कंस्ट्रेंट्स आर, एंड आई थिंक अकबर यू आर द। आप पहले मुझे बता दें पॉलिटिकल इकोनॉमी से आप क्या मैं अर्ज करता हूँ वो ये कि जो मईशत में जो डेवलपमेंट्स जिनके बारे में बहुत आम तौर पे भी आम लोग भी ये इत्तेफाक कर सकते हैं कि हाँ ये होने चाहिए, जब वो नहीं हो रहे तो उसके पीछे कोई सियासी हकीकत है। मसलन बच्चियों की तालीम जो है, या बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, दही इलाकों में ख़ास तौर पे नहीं जा रहे, दिस इज़ अ पॉलिटिकल इकोनॉमी। कहने में क्या इतना बड़ा खर्चा तो नहीं है ये। कहने वाला ये भी कह रहे हैं, इस्लामाबाद में लोग घूम रहे हैं जो कह रहे हैं जी ये 750 अरब किस बात के दे रहे हैं बिस्म में, आप यही पैसे आप जो है अगर बिजनेसमैन को दें तो कितनी मईशत आगे चले। देयर इज़ अ पॉलिटिकल इकोनॉमी बिहाइंड दिस। और इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उसमें द एस्टैब्लिशमेंट एंड द पॉलिटिकल, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल ग्रुप्स आर ऑन द सेम पेज अपेरेंटली। तो आपने भी इसके बारे में कल परसों टेलीविजन में बात की है, तो हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड? जो यूसुफ ने एक जो बात की थी, मुझे थोड़ा सा एतराज़ है। वो कहते हैं इंटेलेक्चुअल डेफिसिट है, फिर वो कहते हैं इलीट्स इंटेलेक्चुअल्स हैं। ये मेरे ख्याल है दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। हमारे यहाँ इलीट्स जो हैं वो इंटेलेक्चुअल नहीं होते, और इंटेलेक्चुअल्स हैं वो इलीट नहीं होते हैं कुछ लोग हैं, काजिम और आपके अलावा, तो कुछ इलीट होते हैं इंटेलेक्चुअल, लेकिन सब नहीं होते। और ये, लेकिन आपकी बात सही, मैं मजाक में कह रहा हूँ, वैसे आपकी बात से मैं इख्तलाफ नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा फ़र्क कर लें। इंटेलेक्चुअल आपको नॉन इलीट भी मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये बात आ जाती है, आप पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करें, मिसाल अब मसला ये है कि जिन लोगों का मुल्क पर कब्ज़ा है, चाहे वो नज़रियाती तौर पे हो, अमली तौर पे हो, सियासी तौर पर हो, वो अपना मफाद देखते हैं, ठीक है। और अब हमारा निज़ाम ऐसा हो गया है कि अब आपको इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको ये पता है कि अगले 3 साल के बाद 2029 में जब इलेक्शन होंगे, मैं आपको अभी से बता देता हूँ गालिबन कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, और इमरान खान नहीं होगा, ठीक है। जब पीटीआई नहीं होगी, जो आपकी सबसे बड़ी अपोजिशन है, और मैं पीटीआई को सपोर्ट नहीं करता, मैं ये वादे करता हूँ, अगर वो नहीं होगी तो फिर आप ये सोच रहे हैं कि फिर काम करने की ज़रूरत क्या है। अगर आप बहुत जगह काम कर चुके हैं, यूसुफ काम कर चुके हैं, हम सब काम करते हैं,
अगर आपको ये पता हो कि जो मालिक है उस इदारे का, वो कहता है तू जैसा भी काम करे नौकरी तेरी पक्की है, तो फिर आप सोचें क्या होगा। तो एक तो ये भी हमारे यहाँ पॉलिटिकल इकोनॉमी का बहुत बड़ा मसला है कि कौन चला रहा है और कौन वो जो है चल रहा है। तो जब जो चलने वाले हैं उनको पता है कि भी एनी टाइप ऑफ डिज़ास्टर दे विल सर्वाइव, देन दे विल से कि भी हमें क्या ज़रूरत है कि इस्लाहात करने की, उनको कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं भाई ठीक है, मार्जिन पे काम करते रहो, एक फैक्ट्री वहाँ लगा दो, शुगर में लगा दो, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो शुगर मिल्स की होती है, और वो भी 84 हैं 85 हैं, चंद लोगों के हाथ में है। इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं पाकिस्तान में। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी का बड़ा मसला जो है वो पावर का है, और एक इसमें जो बात आ जाती है वो तसलसल की भी आ जाती है। अब अगर एक हुकूमत, जैसे अक्सर जो मिसाल दी जाती है, चाहे आपको वो हुकूमतें और वो अफराद पसंद हो या ना पसंद हो, चाहे वो मोदी हों, एर्दवान हों, महातिर हों, ऐसे लोग हों, अच्छे बुरे सब मिला के, तो कई साल जब ये चलते हैं तो एक तरह की पॉलिसी बनती जाती है। हमारे यहाँ एक हमारे वज़ीर आज़म रूस जाते हैं, एक दिन पहले यूक्रेन के हमले के रूस का हमला होने से पहले वापस आके कहते हैं कि तेल की कीमत, पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में मैं अगले 6 महीने तक बिल्कुल ही नहीं बढ़ाऊँगा। ठीक है, अब अगर इस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी होगी तो कुछ भी नहीं होगा। एक साहब कहते हैं कि मैं मोटरवेज बनाऊंगा या जो कुछ भी करूंगा, एक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को लेके आना चाहते हैं, या सोशल वेलफेयर ज़्यादा चाहते हैं। तो ये एक पॉलिटिकल जो हमारे जो सिविलियन पॉलिटिकल इकोनॉमी के हिस्सा हैं, क्योंकि फ़र्क करना पड़ता है पाकिस्तान में, वो उनमें अगर कोई बातचीत नहीं होगी, फैसला नहीं होगा कि किस तरह मुल्क को चलाना है, चाहे वो एक क्या कहते हैं कोई भी जिस तरह का भी मुआहदा आपस में करना चाहते हैं, उसमें एक बड़ा मसला होगा। लेकिन असल पावर हमें पता है कहाँ है। ठीक है, उस पावर के बग़ैर वो पावर वो फैसला करता है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट का नाम दें या अस्करी क़ुव्वतें करें या जो भी अफराद हों उनको करना चाहें, वो फैसला करते हैं। और जब तक उनके ख्याल से उनको एक शेयर मिल रहा है, चाहे वो ज़मीनों का हो, चाहे वो इंडस्ट्री का हो, चाहे वो रिकोडिक का हो, चाहे वो SFIC का हो, तो फिर वो कहते हैं ठीक है काम चल रहा है। तो ये जो बड़ा मसला आ जाता है ना कि मुझे जो हैरत होती है, मैं अक्सर इस पर बात भी कर चुका हूँ, कि अब हम देखें श्रीलंका देख लें, नेपाल देख लें, बांग्लादेश देख लें, वहाँ पे जेन जी का जो यहाँ पे भी शायद कोई जेन जी के लोग मुझे नज़र नहीं आ रहे, शायद वो अपने फ़ोन्स पे लगे हुए हैं या ट्विटर पे हैं या क्या कर रहे हैं, इंस्टा पे हैं जो आजकल का दौर है। लेकिन इंस्टाग्राम को भी इस्तेमाल करते हुए, ट्विटर को भी इस्तेमाल करते हुए, अरब स्प्रिंग से लेके बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, हमारे इर्द गिर्द हमने इनकलाब देखे। पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा। अगर जैसे हम यूसुफ, मैं, आप और लोग भी बात करते हैं कि भाई मईशत चलें, आदाद शुमार शायद थोड़े बेहतर हो गए, लेकिन आप किसी से भी बात करें, यहाँ पे आप देख लें, लोगों से बात करें, वो कहेंगे कि नहीं सूरत हाल बेहतर नहीं हो रही। तो अगर बेहतर नहीं हो रही तो बेचैनी क्यों नहीं हो रही? मुझे तो असल बात यह है कि नौजवान हमारे जो, अगर हम ये आदाद शुमार सही हैं कि इनको नौकरियाँ नहीं मिल रही, तो फिर ये क्या कर रहे हैं? ये अपने फ़ोन्स के साथ खेल रहे हैं, कब तक खेलते रहेंगे? तो मुझे तो ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ नज़र आती है कि वाई इज़ देयर नो अपोजिशन। एक वजह यही है कि ना बांग्लादेश में, ना श्रीलंका में, ना नेपाल में फ़ौज या इस्टेब्लिशमेंट जो आप कहना चाहते इतनी ताकतवर है जो पाकिस्तान में, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो और कब तक रुकी रहेगी ये अवाम, ये लोग? तो मेरे लिए वो ज़्यादा एज ए पोलिटिकल इकोनॉमिस्ट समझना, और मैं समझ नहीं पाया कि ये निज़ाम जो है किस तरह चल रहा है और कब तक चलता रहेगा। अच्छा, थैंक यू अकबर फॉर दोज इंसाइटफुल पॉइंट्स। मैं यूसुफ साहब आपकी तरफ आता हूँ कि जो एक ये आर्गुमेंट दिया जाता है कि जी एशिया में थोड़ी हुआ है, जमहूरी तरीके से थोड़ी डेवलपमेंट हुआ है। आप देख लें पाक चुंगी जो 1961 में बैठा साउथ कोरिया में, वो 1978 तक बैठा ही रहा, और वो दूसरे जर्नैल ने फिर उसको असैसिनेट करके बैठा, वो 10 साल बैठा ही रहा, और वो तरक्की हुई साउथ कोरिया में कि मिसाल है दुनिया के लिए नज़ीर। और भी ममालिक हैं जिनमें कुछ का आपने जिक्र किया जिसमें कुछ कहीं कहीं जमहूरियत इस तरह थी। तो अब अगर हम देख रहे हैं कि एक जो मॉडल जो सामने आ रहा है कि पॉलिटिकल सिस्टम भी साथ ही है इस्टेब्लिशमेंट के, और एक लॉन्ग टर्म की तरफ देखा जाए, आप क्या किस तरह देखते हैं? ये कोई पॉलिटिकल इकोनॉमी चेंज हो रही है, या ये इस पॉलिटिकल इकोनॉमी से तवक्को कर सकते हैं हम कि मुल्क की तरक्की हो? देखिए, हर एक की अपनी अपनी राय होती है। मेरी जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि यहाँ की जो पावर इलीट्स हैं, जिसमें कभी शामिल हैं, सिर्फ वही नहीं है जिनको हम सबसे ज़्यादा ताकतवर कहते हैं,
मेरे अभी भी इस बात पे इसरार करूँगा, वो अकबर का इंटेलेक्ट मेरी मुराद ये नहीं थी कि वो इंटेलेक्चुअल्स हैं। बात ये कि आप उसको चलो एक्सपर्टीज डेफिट कह लें, अंडरस्टैंडिंग कह लें, जो भी कह लें आप, ठीक। लेकिन वो है, कम से कम मेरी राय में। उसमें ये होता है कि वो अपना, जिस तरह आपने बात की जनरल पाक की, या देखिए ताइवान में 1948 से 1984 तक मार्शल लॉ रहा था। जनरल पाक ने जो है वो लगाया 61 में, 1979 तक रहे वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप के। लेकिन उनके जो लोग थे उन्होंने फिर भी तालीम पे बहुत तवज्जो दी थी। उस ज़माने में लैंड रिफॉर्म्स भी हुई। आज जो हमारा लिटरेसी रेट है ये कोरिया में कोई पता नहीं 40 साल पहले था, वो पहुंच चुके थे 50 साल पहले। 50 साल पहले। तो ये हम क्यों नहीं कर पाए? और वही बात है कि अगर ये समझते हैं कि आमतौर पे मैं तो पूछता हूँ लोगों से, मुझे एक जवाब ये मिलता है, वो ये कहते हैं कि इन लोगों ने सब ने अपनी जो दौलत है वो बाहर रखी है, तो उनके पास एक हेज है, इंश्योरेंस है, सेफ हेवेंस हैं, तो उनको इसलिए परवाह नहीं है लॉन्ग टर्म की। एक आंसर ही मुझे मिलता है। मैं ये नहीं कहता कि मैं इससे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये समझना जो क्रिटिकल जो है बात बहुत ज़रूरी है कि आप ये समझें कि इस मुल्क में जो ख़ास तौर पे जो बिजनेस एलीट्स हैं या आपकी लैंड ओनिंग एलीट्स हैं, वो इतनी कंपेटिटिव नहीं है कि वो बाहर के ममालिक में सर्वाइव कर सकें या कम्पीट कर सकें। उनको ये ज़्यादा इस बात से, इसलिए कि फिर भी हमारे यहाँ से लोग जो हैं, जो ख़ास तौर पे जो मिडिल क्लास के लोग हैं, पढ़ लिख के बाहर जा सकते हैं, वो जो अपना बिजनेस सीमेंट का, ये फर्टिलाइजर का बड़े प्रॉफिट्स पे करते हैं, वो बाहर नहीं कर सकते, कम्पीट नहीं कर सकते, वो कम्पीट नहीं कर सकते। एक्चुअली ये पैराडॉक्स मालूम होता है, उनको ज़्यादा फिक्र होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। ये एक मेरे लिए एक मौमा है, मैंने समझ पाया। दूसरी बात जो आप जो पूछ रहे हैं, उसमें ये था कि देखिए अलग अलग थी पॉलिसीज़। मिसाल के तौर पे हर जगह एक तो बड़ा मसला है कि हम चाहते हैं कि हम री इन्वेंट द व्हील करें। हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान बड़ा यूनिक मुल्क है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंडोनेशिया में फॉर एग्जांपल सिविल वॉर भी हुई 60s में, 1998 में कंप्लीट फाइनेंशियल कोलैप्स हुआ, ठीक है ना। कोरिया में जो है फाइनेंशियल कोलैप्स भी हुआ था 1997 में। इसी तरह और दूसरे ममालिक को शदीद मुख्तलात का सामना पड़ा। वियतनाम तो बिल्कुल तकरीबन तबाह हो गया था, लेकिन वियतनाम में जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसने फिर भी आगे बढ़ाया बात को और एक ड्रामेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन ले आए वो। लेकिन हमारे यहाँ ये सब कुछ लोग जो कहते हैं कि इन ममालिक को हमसे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। खुदा का शुक्र है हमारे यहाँ कोई सिविल वॉर तो नहीं है बड़े पैमाने पे, या कोई बहुत बड़ी ऐसी जंगें तो नहीं हुई कि पूरा मुल्क तबाह हो गया था, ऐसा नहीं हुआ है। तो उसके बावजूद मेरे ख्याल से शायद उसकी वजह यह भी है कि दो चीज़ें हैं जिससे हम लोग थोड़े, हमसे मुराद वो लोग जो हुकूमत करते हैं, लेजी हो गए। एक वजह तो ये है कि इतनी बड़ी तबाही नहीं आई, वही समझते हैं कि किसी न किसी तरह अमेरिका नहीं तो चीन, चीन नहीं तो सऊदी अरब, गुजारा चलता रहेगा। दूसरा बड़ा फैक्टर ये रहा है कि हमारी जो बैरूनी मुल्क जो हैं, जिसको हम पाकिस्तानी डायस्पोरा कहते हैं, इस साल तकरीबन कोई $40 बिलियन के करीब जो है उनकी रेमिटेंसेस पहुंच जाएंगी, जो आपकी एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। तो मुमकिन है ये वजह जो आपने कहा कि सोशल डिसकंटेंट क्यों नहीं है, मुमकिन है इसलिए ज़्यादा है कि जब मैंने एनालाइज किया था कि जो बाहर से पैसा लोग भेजते हैं, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंसेस टू GDP इन द वर्ल्ड। जी। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि हमारे यहाँ सोशल अपील जो है वो ऐसी क्यों नहीं आई। तो एक तो बैरूनी इमदाद, दूसरी रेमिटेंसेस। अगर ये नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं दुनिया की मईशत में और दुनिया के हालात में, उसमें वो जो सिलसिला था जो आप पहले करते थे कि प्लेइंग वन अगेंस्ट द अदर, ट्रम्प साहब कितना भी स्वीट टॉक कर लें, लेट मी टेल दिस, उन्होंने पाई ये आपको एक नहीं देनी है। वो बहुत चालाक आदमी है, बिजनेसमैन है। तो अमेरिका से आपको एड तो नहीं आनी, ये तो बड़ी बड़ी क्लियर बात है। हाँ, बहुत सारी बातें और कही जाती हैं, लेकिन मेरा थोड़ा बहुत ताल्लुक़ रहा है इन्वेस्टमेंट की वर्ल्ड से, तो मैं तो नहीं समझता कि उनसे कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है आने की उम्मीद रखती है। बॉटम लाइन यही है कि आपको अपने मुल्क की जो तरक्की है, और मैं रिफॉर्म का वर्ड जानबूझ के इस्तेमाल नहीं करूँगा, इसलिए कि ये वर्ड जो बड़ा ना सिर्फ इसको समझा नहीं जाता बल्कि इसको मिसयूज़ किया जाता है।
आप मुल्क की तरक्की को समझ लें। मुल्क की तरक्की आपके एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर से है, दूसरा जो है वो आपका जो माइंडसेट है वो बदलिए। ये मत समझिए कि जैसे माजी में काम चलता रहा है वैसे काम चल सकेगा। इसलिए कि अगर आपने तालीम पे और ख़ास तौर पे जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर जहाँ 37 या 40% जो है, जहाँ आपकी जो पूरी वर्कफोर्स है वहाँ काम करती है, उस पे तवज्जो नहीं दी तो दो चीज़ें हैं, एक पानी का मसला और दूसरा एनर्जी का। ये बहुत ख़तरनाक ट्रेंड्स हैं, इस पे इसको देखने की ज़रूरत है। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक जो है हम इन बातों की प्रायोरिटाइज नहीं कर पाए हैं। और आपने बात की कि SIFC वगैरह की, लेकिन फ़िलहाल अगर आप ट्रेंड देखें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का भी, वो डाउनवर्ड वो भी डाउन है, बिल्कुल और ठीक है। दूसरी बात यह है कि अभी कुछ साहब ने कहा कि देखिए बात तो हो रही है लोकल जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो एक बात है थोड़ी सी टेक्निकल है। एक पार्टी का किसी कंपनी को खरीद करना, लोकल पार्टी का A से B ट्रांसफ़र होना जो है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाता है, ये ओनरशिप चेंज हो जाती है। तो इन्वेस्टमेंट तो नहीं हुआ है। हाँ, यकीनन आप इसको जो है फाइनेंस की लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि लोकल M&A हुआ है। तो ट्रेंड्स के मुतालिक लेट्स बी क्लियर कि जो इन्फ्लेशन जो कमी आई है, करंट अकाउंट में कमी आई है, दिस इज़ मोर ड्यू टू ग्लोबल फैक्टर्स एंड द IMF प्रोग्राम। हमारी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस का इसमें थोड़ा सा कम हाथ है, और जिन चीज़ों में इनको तवज्जो देनी चाहिए थी। और इन्वेस्टमेंट क्यों आएगा? इन्वेस्टमेंट के मुतालिक समझा जाता है कि आप गवर्नमेंट से जाके फलाने सदर को बुला लें, फलाने प्राइम मिनिस्टर को बुला लें। इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं आता है। इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक तीन चीज़ों से है। एक अब चीज़ हम है, कुछ लोगों से सवाल भी लेने, तो आप अगर रैप अप कर लें। एक जी मुकम्मल कर लें तो कुछ सवाल भी लें। देखिए, इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक तीन चीज़ों से। एक तो है सिक्योरिटी, क्या इन्वेस्टर्स फील सिक्योर, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात जो है प्रॉफिटेबिलिटी। जिस मुल्क में दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है महंगी बिजली है, जिसमें आपका जो डिजिटल एक्सेस जो है बहुत महंगा है, जहाँ तालीम जो है वो बहुत कम है, उसमें आप फिर प्रॉफिटेबिलिटी कैसे होगी, मेरी समझ नहीं आता। तीसरी बात जो है जो बहुत अहम है, और वो उसको कहते हैं कि आपका ह्यूमन रिसोर्स के ह्यूमन कैपिटल की क्या हालत है। और अभी अकबर ने आपको अदा शुमार दिए हैं, इट इज़ वन ऑफ द पुअरेस्ट इन द वर्ल्ड। एक छोटी सी मिसाल है, बैंकिंग की लोग बात करते हैं, ओनली 15% ऑफ द अकाउंट्स इन पाकिस्तान हैव डिजिटल एक्सेस। आप क्या कह रहे हैं? जबकि बहुत सारे मुल्क में इट इज़ क्रॉस 70-80%। मैं डेवलप कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहा, मैं इमर्जिंग मार्केट्स की बात कर रहा हूँ। जी थैंक यू। बहुत अच्छी गुफ्तगू की आपने। जो ये इन्वेस्टमेंट की बात है, बाहर से भी इन्वेस्टमेंट मुश्किल है, और जो मुल्क के अंदर सरमायाकार हैं वो भी कुछ ज़रा तशना है। तो वो मजाज ने कहा था कि उधर मशकूक है मेरी सदाकत, इधर भी बदगुमानी कम नहीं है। तो इसमें कोई अगर सवालात हैं आपके हमारे एक्सपर्ट्स के लिए, जी प्लीज़ ज़रा सा। और सवाल बस बहुत सवाल तक रखिए ताकि औरों को भी मौका मिल जाए। I am Dr. Ali Imran, Professor Public Irshad. Health. First of all, mutual right exists between listeners and the speakers. So learn that. This is my suggestion, because I am a professor, I teach. If you don't allow a student in the class, they will not listen to you. So these people are far better at times than you lecturing people. So adopt it. QA is the key of successful sessions. Now my question is Irshad. this Pakistanis for 10 or 5% elite and educated? I mean, I'm a doctor, I lived in London and New York, I was physician there, and now I'm back here. क्या ये पाकिस्तान सिर्फ 5-10% का है, बाकी सब कीड़े मकोड़े हैं? लंदन में गरीब भी ऐसे रहता है कि पाकिस्तान का अमीर ऐसे नहीं रहता। न्यूयॉर्क में सबको खाना मिलता है, पानी मिलता है। तो ये क्या पाकिस्तान, मैं भी मिशनरी स्कूल का हूँ, ब्यूरोक्रेट का बेटा हूँ, मेरे भाई ब्यूरोक्रेट, किसके लिए बनाए हमने पाकिस्तान? धोखेबाजी के लिए? सही सवाल जनाब। 3-4 हम सवाल ले लें तो फिर भाई। जनाब। जी देखिए, हम सब बात करते हैं यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट की और विमेन अनएम्प्लॉयमेंट की। मेरा नाम फ़हीम है। तो ये बताइए कि ये जो आजकल हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मुसलसल ऑनस्लॉट देख रहे हैं, पूरी दुनिया बौखलाई फिर रही है। अगर खुदा न खास्ते ये तमाम मसाइल जिस पे अकबर ने, यूसुफ ने, आप लोगों ने बात की, अगर इसके ये अगर मल्टीप्लाई हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये फिर कहाँ जाके ठहरेगी?
पहले रियल इंटेलिजेंस आ जाए, आर्टिफिशियल आती रहेगी। ये बताएं कि ये पाकिस्तान आम आदमी के पाकिस्तान से कितना दूर होता जा रहा है। दूसरा ये कि ये आजकल ज़्यादा फाइनेंस मिनिस्टर ये बात कर रहे हैं कि हुकूमत कारोबार नहीं करती। इस नाम पर कितना कारोबार हो रहा है? नहीं, एक और ले ले। तो सर ये सवाल पूछना था कि जो अभी प्राइवेटाइजेशन हो रही है कि 600 बिलियन के कर्जे अपने ऊपर लेके 10 बिलियन में बेच दिया, तो मतलब दुनिया की सेकंड बेस्ट एयरलाइन को किलो के हिसाब से बेचा है, तो आइंदा जितनी भी प्राइवेटाइजेशन होगी वो सब भी यही सहूलियात मांगेंगे, तो क्या ये मतलब ये तो इकॉनमी बेहतर, क्या हम इकॉनमी की बदगुमानी करते रहें कि क्या करें? जी ठीक है, एक आखिरी ले लेंगे एंड देन वी कैन बेला गो टू वन मोर राउंड। थैंक यू जी। बेला। शुक्रिया बहुत बहुत। बेला जबील, इदारा तालीम आ गई। तो जीडीपी मुसलसल नीचे जा रहा है। तालीम के लिए भी जो जीडीपी मुख्तस होता है वो भी नीचे चला जा रहा है। इंटेलेक्चुअल डेफिसिट की हमारी बात हुई, तो इस सब में बहुत वाज़ेह बात है कि पूरे पाकिस्तान में, मैं तो किसी गांव में नहीं गई हूँ, शहर की बात अलग करें, जहाँ पे तालीम की डिमांड ना हो और बेशुमार डिमांड हो। तो क्वेश्चन ये है कि अब इतनी पोलराइजेशन है, अगर ये सिर्फ एलीट कैप्चर है और अगर ये पॉलिटिकल इकोनॉमी का हम इस पे देते हैं, क्योंकि अब हाल ही में यही हुआ है कि हर दफ़ा किसी से कहो, ब्यूरोक्रेट से या पॉलिटिशियन से, तो कहते हैं कि IMF ही नहीं इजाज़त देगा कि कोई भी जीडीपी में हम इजाफ़ा करें तालीम के लिए या ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। तो अब बताइए, अगर ये दिस इज़ नॉट अ वे ऑफ इंस्लेवमेंट, मतलब इससे ज़्यादा मोहताजी का क्या आलम होगा। और अगर आप लोग दोनों बैठे हैं यहाँ पे और बहुत मेरे ख़्याल में इंटेलेक्चुअल भी हैं, एक्टिविस्ट भी अपने हिसाब से हैं, मुझे बताइए कि फिर हमें सिरा कहाँ से मिलेगा। ये लोगों की बात मैं कर रही हूँ कि आम लोग जो चाहते हैं कि क्या उनको मिले। तो अभी तो हम टुकड़ों पे पल रहे हैं, किसी ने हमें CSR दे दिया, किसी ने हमें कुछ दे दिया, मगर वी आर नोवेयर इन द पिक्चर। हम कहीं भी इक्विटी कैसे आएगी अगर लोगों से ही इक्विटी आपने जनरेट करनी है। अगर हम ऐसे ही चैलेंज करें कि कोई आउटकम्स बेस्ड फंड्स हम क्रिएट कर लें, लोगों से ले लें, हाउ विल वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। कोई इसके बारे में भी आपके पास सोच है या नहीं? क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा सख्त है, लोगों की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है जी, मगर वी आर नॉट रियली फाइंडिंग दैट स्पेस। जी। और वो स्पेस अभी तो हम चोक्ड बैठे हैं। जी, ये IMF मेरे ख्याल है IMF हरगिज़ कसूरवार नहीं है। हम पे जो शराइत लगाती है, नहीं मैं उसी पे आ रहा हूँ। एक तो ये कि IMF का कसूर नहीं है कि पाकिस्तान में तबाही हुई हुई है, ये पाकिस्तान की एलीट है, पाकिस्तान की हुकूमतें हैं, जो अस्करी हुकूमतें हैं और जो गैर अस्करी कहूँगा, सिविलियन कहना शायद सही नहीं है, वो हैं। कसूर हमारा भी है, आपका, मेरा, सबका, या एलीट हम हैं, कोई शक नहीं इसमें। मेरा ख्याल है कि ये जो हम IMF के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि हम कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है स्कूलों के लिए, इसलिए, जबकि पैसा लोगों के पास बेइंतहा है। कराची में, सारे शहरों में, और बल्कि शहरों के अलावा भी। अब एक वर्ल्ड बैंक की बहुत अच्छी एक स्टडी है जो सबको पढ़नी चाहिए, आप गूगल करें आपको मिल जाएगी। वो बताते हैं कि पाकिस्तान इज़ 88% अर्बन, 88% अर्बन है। और ये जो हम जो समझते हैं ना कि 30% शहरों में रहते हैं और 70% गाँव में रहते हैं, वो पूरा निज़ाम बदल गया और उसकी बहुत सारी वजूहात भी हैं। तो मेरे ख्याल है यहाँ पे जब तक आप, हमारी हुकूमतें जो हैं उन लोगों से पैसा नहीं लेंगी जो फिर उस पर शायद जाके वो खर्च करें, तो ये मसाइल रहेंगे। और CSR क्यों हो, बैंक ऑफ पंजाब क्यों सपोर्ट करे, फना बैंक क्यों करे, या फना फैक्ट्री जो है या जो इंडस्ट्री वो क्यों करे। ये हुकूमत का काम है, जिन लोगों के पास पैसे हैं जो टैक्स ले, और उन लोगों से टैक्स ले जो नहीं देते, उन लोगों से ना दें जो पहले से ही ले रहे। मेरे ख्याल है एक ही वजह फिर तालीम और दूसरी चीज़ों पे हो सकता है। जो फ़हीम ने बात की थी बिल्कुल सही है फ़हीम, ये हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या हम तो इंटेलिजेंस में भी पीछे रह गए,
ठीक है, आर्टिफिशियल वाकई बाद में आएगी। जो इन्होंने बात की इंटेलेक्चुअल डेफिसिट वो है, और जो आदादो शुमार है, हम जो कोरिया में जो सेकेंडरी एजुकेशन थी 1973 में, हम आज वहाँ पहुँचे। जो उनके पास टर्शरी जो है कि हायर एजुकेशन थी, हम जो उनके पास 1977 में थी, आज हम वहाँ पहुँचे। आप देखें 50 साल पीछे हैं, और ये जो बराबर की दौड़ नहीं है। अब आप देखें कोरिया कहाँ है और अगले 3 साल में कहाँ होगा, और हम और भी पीछे हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ इतने सारे मसाइल हैं। लेकिन मैं एक बात करूँगा फिर मैं, क्योंकि वो कह रहे हैं आपका प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मैं ये कहूँगा कि ये समझना कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ये भी गलतफहमी है। ये जो है ना कि हम इस आसरे पे होते हैं, इस उम्मीद पे होते हैं, सऊदी अरब, चीन, अमेरिका और IMF, ये हमारे पास 4 बड़े बड़े हमारे जेबों में चीज़ें हैं। हम कहते हैं यार UAE फला पैसे दे दो, लेकिन ये इस पर भी गौर करना चाहिए। जब हम ये समझने लगेंगे कि शायद चीज़ें बेहतर ना हों, शायद हमें फिर एहसास होगा कि कुछ करना चाहिए। अब हम समझते हैं कोई ना कोई आ जाएगा, हमारी मदद कर देगा। कल UAE के सदर आए थे, परसों कोई और आ जाएंगे, आज ट्रंप हैं, 3 साल और हैं, कुछ बेहतर हो जाएगा। फील्ड मार्शल जाके उनसे मिल लेंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा। जब तक हम इस आसरे पे रहेंगे ना, कुछ भी नहीं हो। जी बिल्कुल, जो कि बिल्कुल वक्त ख़त्म हो गया है। मैं सिर्फ एक बात करूंगा कि हमें बहुत ज़्यादा बात होती है चार्टर ऑफ इकॉनमी की, ये बहुत ही बेकार बात है। जिन लोगों को पता है चार्टर से क्या बात बनेगी, साफ बात है। तो आई डोंट एग्री विद दैट। बात दरअसल ये है कि मीडिया इसमें ख़ास तौर पे अहम किरदार अदा कर सकता है। वो किस तरह से कि आप एक नेशनल कॉन्वर्सेशन को इनकरेज करें, प्रमोट करें। बदकिस्मती से कि हमारे यहाँ जो बन गया है कि लोग टीवी देखते हैं, टिकटॉक देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, और टीवी पे क्या होता है कि एक रोज़ शाम से लेकर रात तक एक तमाशा होता है। मैं तो नहीं देखता। आप बेहतर कीजिए कि आप बुलाइए लोगों को, जैसे अकबर हैं, इनको बुलाइए, पूछिए, इनसे सवालात कीजिए। और भी बहुत सारे माशाल्लाह लोग हैं पाकिस्तान में, ब्राइट माइंड्स की कोई कमी नहीं है। आप ना उनको बुलाते हैं, ना उनसे पूछते हैं, और फिर ही एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ तब्दील हो जाएगा। ऐसा तो होने से रहा। जनाब, अब जो आर्ट्स काउंसिल की तरफ से हमें हुक्म है कि इसको प्रोग्राम को हम ख़त्म करें। तो अकबर और यूसुफ साहब मौजूद हैं, इनके साथ जो भी सवाल हैं उनको कर सकते हैं। अब एक आध बातें जो मुझे इनकी गुफ्तगू से समझ में आई वो ये कि जो अब तक का जो निज़ाम जिस तरह से चलता रहा है, उसके पास वो आइडियाज़ शायद नहीं हैं, और इसका इज़हार उन्होंने भी किया। तो अगर हम ये आसरा छोड़ दें कि जी वो सऊदी शहज़ादा कुछ कर देगा या अमेरिकन सदर कुछ कर देगा, तो हमें ही सोचना है कि क्या सॉल्यूशंस हैं। मेरे ख्याल से तो बेचैनी बहुत ज़्यादा है अकबर, मुल्क में बेचैनी बेपनाह है। आप जो सवाल सुने उनमें आपको नज़र आ रही है कितनी बेचैनी है, लेकिन वो शायद फोकस करके जो अरबाब इख्तियार हैं उनके ऊपर असरअंदाज नहीं हो पा रही है। उसके वजूद भी आपके सामने है। तो सोचना हमें ही है, और मसाइल का हल हमें ही निकालना है, और एक ताबना मुस्तक़बिल हमें ही बिल्ड करना है। आप सबकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।